लानत है यहाँ के विधायक को, वो नया बस स्टैंड नहीं चालू करा पाया, ना यमुना को प्रदूषण मुक्त करा पाया, ना पेयजल की इसका समाधान करा पाया। नगर निगम मैंने बनवाया, कुछ भी कहते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, जो चुन के आते हैं MP MLA, वो मोदी और योगी के नाम पे चुन के आते हैं और उनको जनता के बीच में उपलब्धता उनकी नहीं होती। भैया मैं आपसे सबसे ब्रजवासियों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आप को ठगिए मत, फिर 5 साल पछताएंगे। ऐसा आपने MP MLA चुन दिया कि जो आपको कभी आपके दरवाजे पर नजर नहीं आए, कभी आपका काम नहीं करे, कोई विकास की बात ना करे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने से क्या फायदा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी कुछ समय के बाद में ही लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि हो सकता है 16 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे और इसके लिए मार्च से ही सीटों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार इस समय जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं INDI गठबंधन को लेकर के कि इस समय लगातार गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर आता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, उसके साथ में हाथ मिलाने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं मथुरा के CLP लीडर प्रदीप माथुर, जो कि मथुरा के पूर्व विधायक भी रहे हैं और लगातार सांसद की और विधायक की दौड़ में शामिल होते हैं। अब बात करेंगे इनसे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की इस वक्त की स्थिति क्या है। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी कार्रवाई कर रही है और मजबूती की तरफ अग्रसर हो रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल ही रही है पूरब से पश्चिम की ओर, और जहां मणिपुर से वो शुरुआत कर रहे हैं वहां वो उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10 दिन गुजारेंगे और फिर वो जो है यात्रा महाराष्ट्र में जाके उसका पूर्णता विराम लेगी। और इस बीच में बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, जन संवाद हो रहे हैं, वो लोगों के डिफरेंट, राहुल जी लोगों के ग्रुपों से मिल रहे हैं और एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय उनकी यात्रा बनी हुई है। 6700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और उससे पहले वो 4200 किलोमीटर चल चुके हैं। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में किसी भी राजनेता ने इतनी बड़ी पदयात्राएं नहीं करी हैं। तो ये बड़े जज्बे की बात है और बड़ी बहादुरी की बात है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और आपकी प्रेस को भी बड़े मुखातिब होकर एड्रेस करते हैं और बड़े जिस मुद्दे को लेते हैं वो मुद्दे को बहुत शानदार तरीके से उठाते हैं और करते हैं। आपका ये कहना है कि लगातार भारतीय जो कांग्रेस है वो न्याय जोड़ो यात्रा के तहत मजबूत होती जा रही है, लेकिन जो INDI गठबंधन है वो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पूर्व में ममता ऐसा है, आम आदमी पार्टी अलग हो गई, नहीं बसपा अभी अलग हो चुकी है। नहीं, अभी कोई अलग नहीं हुआ है। ये तो आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो प्रेस है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी कारगुजारी है कि वो इंडिया को INDI को कमज़ोर होता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन और ये ममता जी कोई अलग नहीं हुई है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। यदि कांग्रेस, ममता और बीजेपी लड़ती हैं तो ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो अपनी अपनी रणनीति का तरीका है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, किस तरह लड़ा जाए और मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए। अब इस वक्त जितने भी बीजेपी की सीटें हैं वो नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में, अधिकतर राज्यों में वो पूरी की पूरी है उनके पास, लगभग, सिवाय उत्तर प्रदेश को छोड़ के। तो स्थितियां क्या है, इससे ज़्यादा स्थिति और क्या लाएंगे वो। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उनकी सीटें घटनी हैं, बढ़नी नहीं है। आप कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा क्या लेके आएंगे, और जबकि बीजेपी दावा करती है कि वो 400 प्लस जाने की इस वक्त वो बीजेपी तो या तो उनके कारगुजारियों में कुछ गड़बड़ है जो वो एडवांस में फिक्स कर देती है अपने डेटास को और अपनी सीटों को। इस तरह कैसे डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हम 400 कर, खड़गे साहब ने भी तो कहा कि हम 400 सीटें लाएंगे। ये तो दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी के लिए मशहूर है। आप अभी यानी कि दावों पर खरा उतरना आप जुमलेबाजी में कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि दावे किए जाते हैं जी बिल्कुल हिप्नोटाइज कर रखा है पब्लिक को। अभी राम तो सबके हैं, मैं भी सनातनी धर्म हिंदू हूँ,
त्रेता के राम और मोदी के राम में फ़र्क है। और राम मंदिर का निर्माण की घोषणा तो कांग्रेस पार्टी ने ताला ही खुलवाया था। अब पॉलिटिकल श्रेय इन्होंने ले लिया और भगवान राम का राजनीतिकरण कर दिया। मैं आपको बिल्कुल आप बता ठीक कह रहे हैं, लेकिन और एक समय था जब कांग्रेस ही राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाती थी, एक समय था जब कांग्रेस ही रामायण पर कटाक्ष करती थी। कतई कटाक्ष नहीं करती थी, वो तो जवाब देती थी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों का। मतलब क्या हिंदुत्व का ठेका, हिंदुत्व का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ही है? इस बात को मानते हैं कि भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है? नहीं, क्यों जा सकती है? कांग्रेस ने कभी अपशब्द नहीं कहे। भगवान राम सबके हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है कि भगवान राम उनके या उनके फॉलोअर्स के हैं या उन अंधभक्तों के ही हैं। भगवान राम तो सबके हैं, जो भी, चाहे वो हिंदू हों। भगवान राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। भगवान राम ने तो वो सब कष्टों को सहा था, 14 वर्ष का वनवास सहा था। उसके बाद वो अयोध्या के राजा बने। सीता जी ने कितने कष्टों का निर्वहन किया। तो ये सारी कथाएं रामचरितमानस में सब में लिखी हुई हैं। घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, रोज़ पढ़ते हैं। ये इन लोगों ने ठेका नहीं ले रखा। ये तो ऐसा बताते हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का ही ठेकेदारी हो और वही इस बात को उन्होंने पेटेंट करा लिया हो राम को। जी, लेकिन ऐसे में जब आमंत्रण मिला था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, उनका ना जाना किस और देखिए ऐसा है कि उन्होंने ना जाने की बात नहीं करी। वो रास्ते खुले हुए हैं। हमारा एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भगवान राम के दर्शन करे आया, पहले ही करे आया। और भगवान राम तो ओरछा में भी विराजमान है, भगवान राम मथुरा में भी मंदिरों में विराजमान है। हम लोग रोज़ ही दर्शन करते हैं, रोज़ ही जाते हैं। और जहाँ तक शीर्षस्थ नेताओं का मामला है, वो जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। मंदिर खुला हुआ है, खाली अयोध्या में ही राम थोड़ी विराजते हैं। राम तो सब जगह विराजते हैं और सबका सम्मान, सबकी श्रद्धा भगवान राम के प्रति है। आप मेन मुद्दे पे आते हैं तो लंबी चर्चा में जाएंगे। आपने कहा कि गठबंधन टूट रहा है, कोई गठबंधन नहीं टूट रहा। आपने राष्ट्रीय लोकदल की बात करी, न्यूज़ में आता रहता है। मैंने आपसे कहा कि आपका चौथा स्तंभ ऐसी ऐसी खबरें दिखाता है, ऐसा लगता है कि एक तरफा चल रहा हो और मोदी जी की ही सिर्फ बात करता हो, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं करता हो। जब एक तरफा बातें होंगी तो जनता को गुमराही होगी। अभी कोई ऐसा सॉलिड वो नहीं आया कि लोकदल ने अपने आप का, अपना INDIA से संबंध विच्छेद कर लिया हो। आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी साथ में है और ठीक है, नीतीश कुमार जी चले गए, उनको पलटू राम दुनिया कहती है और उनको ही हेड बनाया जाना था INDIA गठबंधन का। उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी हुई कि वो एकदम छोड़ के भागे और मुख्यमंत्री के पद में वो 9वीं बार विराजमान है। स्थिति ये पद लोलुप था और कुर्सी की हनक जो है, बहुत लोग छोड़ नहीं पाते उसे। तो स्थिति ये है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो उनकी भी स्थिति यह है कि वही कुर्सी पकड़े रहना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिल्कुल छिन भिन कर रखा है। ऐसा लगता है कि एक इमरजेंसी लगी हुई हो। प्रेस में भी सही समाचार नहीं आते, महंगाई 7वें आसमान पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपके मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी प्रेस को संबोधित नहीं करते, मन की बात करते हैं, बस अपने मन की बात बता देते हैं, परंतु आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जैसा कि आपने कहा, पद लोलुपता भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख ध्येय रहता है, लेकिन हमने देखा है कई बार कांग्रेस के नेता ही भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जा रहे हैं और अपनी ही पार्टी के बारे में कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। परिवारवाद की और बात करते हैं कांग्रेस। ऐसा है, कौन सी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि जिस परिवार की आप बात करते हैं, उनका बलिदान और उनका सेक्रीफाइस आपको पता है? आपको पता है कि इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी इस देश के खातिर। आतंकवादियों ने, उनके खुद के सुरक्षा कर्मियों ने उनको भून दिया। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई निर्मम। जब लिट्टे के खिलाफ वो लंका के लोगों को मदद करने के लिए भारत देश और सरकार आगे बढ़ी, तब लिट्टे के लोगों ने, आतंकवादियों ने उनको मार डाला। कौन सा ऐसा परिवार है जिन्होंने बलिदान दिया हो देश की खातिर? इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए और इतने खतरों के बीच में प्रियंका गांधी जी पदयात्राएं करती हैं, राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। किसकी हिम्मत है इतनी पदयात्रा? करके तो दिखाए। आप बताइए, आप परिवारवाद की बात ज़रूर करते हैं। उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
इतने लंबे भाषण में 70 मिनट कांग्रेस के प्रति बोला, कांग्रेस के विपरीत बोला, नेहरू गांधीवाद के खिलाफ बोला। इतना डरते हैं आप? यदि नहीं डरते होते कांग्रेस से और उस परिवार से नहीं घबरा रहे होते तो 70 मिनट, 110 मिनट की स्पीच 70 मिनट कांग्रेस के खिलाफ और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोलते। आपको सिर्फ ये नजर आता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनको सशक्त दे सकती है। जैसा कि प्रदीप जी आपने बताया कि पूर्व में जो बलिदान दिए थे कांग्रेस ने, उसको राजनीतिक लाभ भी मिला और सभी तरह से लाभ, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। कोई अपनी हत्या राजनीतिक लाभ के लिए, आगे के लिए नहीं करता। अभी बम से मुझे उड़ा दिया जाए और मैं कहूँ मेरे बेटा एमएलए बन जाएगा, तो कोई इस तरह की निर्मम हत्या कोई कराएगा अपनी? बिल्कुल आप ही गलत कह रहे हैं। लोगों का जो नहीं, लोगों का ये सब परसेप्शन, ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए कर दी है। और आज भी राहुल गांधी जी इतने मजबूत नेता हैं कि उनके ऊपर इतने आक्रामक हमले होते हैं, चाहे प्रेस के होते हो, चाहे विपक्ष के होते हो, चाहे सत्ता पक्ष के होते हो, वो अपने मुद्दों पे वहीं के वहीं जमे हुए हैं, अपनी बात पे खड़े हुए हैं और अपनी बात से तस से मस नहीं हुए हैं। चलिए बात करते हैं मथुरा की। अभी हमने बात की जो भारतीय राजनीति है उसके ऊपर, अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्योंकि यदि जयंत चौधरी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता, यहाँ जो अभी तक कहा जा रहा था कि उसके खाते में 7 सीटें थी, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जा रहा था, और अगर जयंत चौधरी बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो कांग्रेस किस स्थिति में, कहाँ पर? देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ, मथुरा में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ से कई बार कांग्रेस के सांसद जीत चुके हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी जुम्मे अभी आई है, 2014 से ही तो आई है, और आज के 2023 से 10 साल से तो पावर में है भारतीय जनता पार्टी। हम तो 65 साल सत्ता में रहे हैं और हमने तो अभी अपनी वो शिद्दत और अपनी वो नहीं खोई है कि हम हताश हों। आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े बोल्डली, और हम भी यहाँ 20 साल एमएलए रह चुके हैं। कोई मजाक बात थोड़ी है किसी बिना बिरादरी के। कितना विकास का काम कराया है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, जितना विकास का काम मैंने कराया। भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों सत्ता है, स्थानीय विधायक जनता को ना मिलता ना एक पैसे का काम कराया उसने। वो ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट की बात अलग है, उसे एमएलए और एमपी के कोटे में मत लीजिए। वो तो हर पार्टी का एजेंडा होता है, सरकार का एजेंडा होता है कि किस। मैंने गोकुल बैराज नहीं बनवाया, मैं बात की बात कर रहा हूँ। मैंने तमाम पुल बनवा दिए यहाँ पे, ओवर ब्रिजेस देखिए। यहाँ पे यमुना प्रदूषण के लिए मैंने ही काम किया और किसी ने काम नहीं किया। यमुना का मुद्दा बनाते हैं ये लोग। पर ये आप देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सारे पंपिंग स्टेशन मेरे द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा यमुना एक्शन प्लान घोषित किया गया। और इनके बड़े बड़े नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कह गए कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करा देंगे, और यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय नेता ने कहा 30 दिन में यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। यहाँ का जैसा विधायक, ऐसा बेकार नकारा विधायक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने देखिए नया बस स्टैंड मैंने बनवाया था, वो आज तक चालू नहीं करा पाया है। आप देखिए ना क्या स्थिति है। नया बस स्टैंड जस की तस खड़ा हुआ है, लानत है यहाँ के विधायक को, वो नया बस स्टैंड नहीं चालू करा पाया, ना यमुना को प्रदूषण मुक्त करा पाया, ना पेयजल की का समाधान करा पाया। नगर निगम मैंने बनवाया, कुछ भी कहते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। किसी चीज़ को पैदा करना कोई आसान नहीं हुआ करता। आप फाइलें जाके देखिए, घोषणा करना लगे हमारे शासनकाल में घोषित हुआ, पर काम कराने से पहले, उससे पहले कितनी मेहनत की जाती है। किसी बालक को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। उस माँ से पूछिए जो जनती है उसे, है। और कोई नाम तो कोई भी दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ के स्थानीय विधायक जब बस स्टैंड चालू नहीं करा पाया, उसे ये नहीं पता कि पाइपलाइन गैस मेरे द्वारा, सारे मथुरा में नेटवर्किंग पाइपलाइन गैस की मेरे द्वारा सैंक्शन कराई गई, सीएनजी पंप मेरे द्वारा लगाए गए। मैं क्या क्या बोलूं, एक लंबी उपलब्धियों की बात, मैं नहीं छोड़िए, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा मैं, इनके नेताओं की बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ। देखिए, मोदी जी और योगी जी के नाम पे चुन के आना बहुत आसान है। आप बताइए ना, जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है। जनता मेरे समझ में नहीं आती, क्यों आंख मूंदे बैठी हुई है, उनको जनप्रतिनिधियों से काम नहीं होता क्या? जनप्रतिनिधि डे टू डे की प्रॉब्लम्स का निदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, जो चुन के आते हैं एमपी एमएलए, वो
मोदी और योगी के नाम पे चुन के आते हैं और उनको जनता के बीच में उपलब्धता उनकी नहीं होती। यदि गठबंधन नहीं होता है, अरे तो कांग्रेस बहुत मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा चेहरा बताना चाहेंगे मथुरा में इस वक्त जो सांसद के लिए चेहरा हमारे महेश पाठक जी हैं, वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने ठीक है 2 बार लड़े, पर शिद्दत के साथ लड़ेंगे और खूब मेहनत के साथ लड़ेंगे। यानी कि अब की बार लड़ने का उनका फिर से एक बार नहीं, उनका हम कह रहे हैं आगे देखिए, परिस्थितियां समय की काल समय और उसका कुछ नहीं पता होता क्या हालात बैठेंगे, परंतु अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार महेश पाठक जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के या गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे और हम और महेश पाठक साथ हैं, तो हम प्रदीप माथुर अपने आप को मथुरा जनपद में कमज़ोर नहीं पाता। मेरी खुद की अपनी जनता के बीच में पैठ है और इमेज है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम विकास के नाम पर डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि विकास कैसे कराया जाता है। मुद्दे जैसा कि अभी आपने अरे मुद्दे वही पुराने मुद्दे हैं। क्या मुद्दे? यमुना प्रदूषण का मुद्दा सबसे प्रमुख, हाँ सबसे प्रमुख मुद्दा है। फिर पेयजल की समस्या, सड़कों का जाल की आवश्यकता, बंदरों की प्रॉब्लम, कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम, इतनी भयंकर जाम लग जाता है। ये कोरोना के बाद मथुरा वृंदावन में, मथुरा जनपद में, एनसीआर और पूरे देश के इतने धार्मिक लोग आने लगे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी है। वृंदावन की स्थिति यह है कि लोग घुस नहीं सकते, स्थानीय लोग यदि बीमार पड़ जाएं तो एम्बुलेंस निकल नहीं सकती, उनके व्यापार चौपट हो गए हैं। बाहर के लोगों ने आके, सरकार उस बारे में गंभीर ही नहीं हो रही कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, उतने लोगों की एंट्री वृंदावन में कराइए जितनी आवश्यकता है। इस पर प्रशासन शासन मूक है। योगी जी हर 15 दिन में आ जाते हैं यहाँ पर। अरे भाई, तुम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म करने आते हो, तुम जनता के लिए क्या राहत देने आते हो? और मेरे समझ में नहीं आता मथुरा की जनता क्या देख रही है। उसे रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। भगवान राम, मैंने कहा ना, मेरे भी हैं, भगवान कृष्ण मेरे भी हैं। मैं भी 4-5 घंटे पूजा करता हूँ रोज़, समझ गए? मैं भी ईश्वर को याद करता हूँ। परंतु भैया ये भी तो देखिए कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है 24/7 उपलब्ध रहना, जनता की समस्याओं को निदान करना। कोई बहन बेटी को दिक्कत पड़ रही हो तो आप काम आना, युवाओं को रोजगार प्रबोध कराना, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन कराना, विकास का काम कराना। हमारे पास चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकदल के साथ लड़े चाहे किसी के साथ लड़े, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जनता आजिज आ चुकी है, उसे ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उसकी समस्याओं को निदान करे, उसके लिए उपलब्ध हो। ऐसा सांसद चाहिए उसे, ऐसा नहीं चाहिए कि जिसे पकड़ने के लिए ही घर के बाहर खड़ा होना हो और जो लोग जानते ही ना हो कौन एमपी है और कौन एमएलए है। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम जी के प्रतिष्ठा होने के बावजूद ये कह रही है देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कंधों पर, योगी जी के कंधों पर, भगवान राम के नाम पर और उनके कंधों पर चुनाव जीतना चाहती है। वो इस बात पे नहीं जीतना चाहती कि जनता को जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, एक एमपी की आवश्यकता है, एक एमएलए की आवश्यकता है जो जनता के काम आए। अब जनता के काम आने वाला व्यक्ति तो ना तो मोदी जी के नाम पे काम करेगा, ना योगी जी के नाम पे काम करेगा, ना भगवान राम के नाम पे काम करेगा। ये तो जनता के साथ ठगी होगी और जनता फिर अगले 5 सालों के लिए ठगी जाएगी यदि इस तरह की बात हुई। चलिए आखिरी सवाल, जैसा कि राम मंदिर हो चुका है, काशी विश्वनाथ के सर्वे की तैयारी की जा रही है और जन्मस्थान के सर्वे की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे जन्मस्थान मुद्दे पर? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि भगवान कृष्ण का मंदिर इतना भव्य बना हुआ है और यहाँ कोई ऐसा विवाद कोई नहीं है। विवाद तो जनरेट किया जा रहा है इतने सालों से। मुझे खुद 40 साल पब्लिक लाइफ में हो गए, तो यहाँ कोई ऐसा झगड़ा तो होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब गले मिल के रहते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा भाई को भाई से लड़ाना है, माहौल को ख़राब करना है और उसी को धर्म को राजनीति से जोड़ना है, तो वो इस तरह की करतब करेंगी। पर एक सभ्य समाज में, एक पढ़े लिखे समाज में इस तरह का उन्माद फैलाना ठीक नहीं होता। यदि जनप्रतिनिधि चुनना है तो काम के आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उसकी कैपेसिटी और क्षमताओं के आधार पे जनता को सोचना चाहिए, चुने।
अलग अलग पार्टियों का अलग अलग एजेंडा है। भगवान कृष्ण को मैं भी प्रणाम करता हूँ, आज ही बिहारी जी के दर्शन करके आया हूँ और बड़ी कृपा थी, उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिया है जो उन्होंने मुझे है। मैं कृष्ण जन्मभूमि भी जाता हूँ, द्वारकाधीश जी भी जाता हूँ, यमुना जी भी जाता हूँ और सब जाते हैं। भाई हम इसे वोटों से क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों इस तरह का नाटक कर रहे हैं कि उन्माद पैदा हो और आप चुनाव जीतें? तो इस तरह का भैया मैं आपसे सबसे ब्रजवासियों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप को ठगिए मत, फिर 5 साल पछताएंगे। ऐसा आपने एमपी एमएलए चुन दिया कि जो आपको कभी आपके दरवाजे पर नजर नहीं आए, कभी आपका काम नहीं करे, कोई विकास की बात ना करे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने से क्या फायदा? ढूंढे मिलोगे, एफआईआर कराएंगे आप उसके खिलाफ, पोस्टर छापेंगे, कहाँ है सांसद, कहाँ है विधायक? तो जनप्रतिनिधि तो होशो हवास में चुनिए, उसके बाद लड़ाई लड़ते रहिए। तो दर्शकों देखा, आज हमारे साथ मौजूद थे सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर, जिन्होंने आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की, साथ के साथ में मथुरा के विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। अब देखना होगा आगामी चुनावों में किस प्रकार से कांग्रेस गठबंधन या फिर अलग से यहाँ मथुरा के चुनाव को देखती है और अपने प्रत्याशी उतारती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।